बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिटिक फ्लूइड फॉर सीएस। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं कल्चर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जिस पे मैंने ब्लड कल्चर, पस कल्चर, यूरिन कल्चर, ठीक है, तो इन पर मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। तो अगर आप वो वीडियो आपने देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कल्चर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आपको कल्चर से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज भी हम कल्चर से रिलेटेड एक लेक्चर देखेंगे जिसका नाम है एसिटिक फ्लूइड फॉर सीएस। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो की मेन कंटेंट क्या है, मतलब इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स हम ये देखेंगे कि एसिटिक फ्लूइड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्या है, एसिटिक फ्लूइड क्या है, सिंपली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट को करने का मकसद क्या होता है। फिर हम डियर व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर में हम एसिटिक फ्लूइड जब टेस्ट करेंगे ना, तो उसमें कौन सा मीडिया ज़्यादातर यूज़ होता है, तो उन मीडिया का जिक्र हम करेंगे, यानी उन कल्चर मीडिया का। फिर हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि इस टेस्ट को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर हम प्रोसीजर देखेंगे कि इस टेस्ट को करने का तरीका क्या है। फिर हम इसमें बैक्टीरियल देखेंगे कि इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया होता है एसिटिक फ्लूइड में। फिर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग पढ़ेंगे कि कौन सा कॉमन एंटीबायोटिक्स, अगर कोई, हर एक बैक्टीरिया का अपना अपना एंटीबायोटिक तो होता है, ठीक है। तो अगर क्लेप्सिला इकोलाई या व्हाटएवर जो भी बैक्टीरिया आ जाए तो इसके ख़िलाफ़ कौन सा एंटीबायोटिक हमने यूज़ करना है। फिर हम ये देखेंगे कि अगर कोई अननोन बैक्टीरिया आ गया तो उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट कौन से करना लाजमी है। उसके बाद फिर हमने प्रिकॉशन पढ़ना होगा, यानी एहतियाती तदाबीर क्या है, और जो गलतियाँ सीएस में आती है उन गलतियों का फिर हमने जिक्र करना है, ठीक है। तो ये सारे मेन कंटेंट हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहले व्यूवर्स हम बात करते हैं कि एसिटिक फ्लूइड क्या है। तो याद रखिएगा कि व्यूवर्स, जब एब्डोमिनल एरिया में, यानी पेट में, यानी एब्डोमिनल कैविटी में अगर फ्लूइड, कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड वगैरह जमा हो जाए, ठीक है, और उसका जो मेन वजह होता है वो है लिवर सिरोसिस या कैंसर या हार्ट फेलियर की वजह से, अगर इन वजूहात की वजह से फ्लूइड जमा होता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं एसिटिक फ्लूइड। अगर वो कोई इन्फेक्शन हो या कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से हो तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं एसिटाइस, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब इस फ्लूइड का अगर हम जिक्र करें तो नॉर्मली ये क्लियर होता है, लेकिन ये टर्बिड भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, इस फ्लूइड में आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, दूसरे कंटेंट्स भी इसमें आपके पास पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, लिपिड्स वगैरह। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, इस फ्लूइड का कलर अगर आप देखेंगे, नॉर्मली इसका कलर येलो होता है, पेल येलो, और इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होता। लेकिन इन्फेक्शन के दौरान इसका कलर बिल्कुल डार्क येलो और ब्राउन कलर में होता है, जो कि एक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। अब व्यूवर्स, अगर हम जिक्र करें कि एसिटिक फ्लूइड का, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ पेशेंट, ये पेशेंट है, ठीक है, और ये इसका एब्डोमिनल एरिया है, और इसमें ये जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, तो दिस इज कॉल्ड एसिटिक फ्लूइड, ठीक है, इसको एसिटाइस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डियर व्यूवर्स के एसिटिक फ्लूइड सीएस ये क्या है। तो ये आपके पास कल्चर का एक टेस्ट होता है जिसमें हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मालूम करते हैं, या हम ये देखते हैं कि जो एबनॉर्मेलिटी एब्डोमिनल कैविटी में आया है तो वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से आया है, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया इस कल्चर के दौरान आइसोलेट होता है तो उसके ख़िलाफ़ कौन से एंटीबायोटिक इफेक्टिव होते हैं, एक ख़ास किस्म के एंटीबायोटिक हम उसको देते हैं फिर, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए।
अब अगर हम बात करें कि डायग्नोस्टिक पर्पस यानी ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, तो डॉक्टर ये टेस्ट इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि इन्फेक्शन का पता लग जाए या ख़ास किस्म के बैक्टीरियल का पता लग जाए जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा ये टेस्ट इसलिए भी रिकमेंड किया जाता है व्यूअर्स ताकि एंटी माइक्रोबियल यानी एंटीबायोटिक का पता चल जाए कि कौन सा एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव है पेशेंट के लिए उस ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़। इसके अलावा व्यूअर्स ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट के रिस्पांस का पता चल जाए, जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आया वो ट्रीटमेंट ठीक है भी यानी उसका असर कैसा है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स इस टेस्ट के ज़रिए हम सेल काउंट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब WBC हम इसमें देखते हैं, वाइट ब्लड सेल इसमें देखते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डियर व्यूअर्स इसमें हम प्रोटीन्स भी देखते हैं, ग्लूकोज भी देखते हैं और LDH भी देखते हैं, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। डियर व्यूअर्स हम इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज और LDH के लेवल को देखते हैं कि ये कम है या ज़्यादा है। व्यूअर्स याद रखिएगा अगर इसमें प्रोटीन का लेवल या LDH या जो भी ग्लूकोज का लेवल कम आता है तो उसका वजह लिवर सिरोसिस, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा आता है ना तो इसका वजह मैलिग्नेंसी या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है ताकि कैंसर का पता चल जाए जैसे कि मैलिग्नेंसी। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम बात करते हैं व्यूअर्स कि अगर इसमें बैक्टीरिया आता है तो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया होता है एसिटिक फ्लूइड फॉर्सियस में। तो व्यूअर इसमें आपके पास इकोलाई 40 से 50% आता है, ठीक है, और वो इसलिए आता है क्योंकि अगर लिवर सिरोसिस हो तो तब इकोलाई के चांसेस होता है। और आपको पता है कि इकोलाई क्या है, वो एक नॉर्मल फ्लोरा है, GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, नॉर्मली ये इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक जब इसको अपॉर्चुनिस्टिक कंडीशन मिल जाता है तो ये पैथोजेनिक स्टेट में जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स इसमें क्लेप्सिला 15 से 25% आता है जो कि इन्फेक्शन काज करता है, और वो भी लिवर अगर लिवर कंप्रोमाइज फंक्शन हो या आपको पता है कि ये क्लेप्सिला जो है ये भी गट में पाया जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स इसमें 5 से 15% स्ट्रेप्टोकोकस आता है, और डियर व्यूअर्स ये तब आएगा जब कोई पेरिटोनियल डायलिसिस केस अगर हो तो तब उस दौरान जो इन्फेक्शन इसमें आएगा वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इसमें एंटेरोकोकस आता है 5 से 10%, और ये भी आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स इसमें स्टेफ आरियस आता है लेकिन वो 5% से भी कम आता है, और इसका वजह ये होता है कि ये स्टेफ आरियस अगर स्किन इन्फेक्शन हो तो ये स्किन इन्फेक्शन में जाकर आपके पास एसिटिक फ्लूइड का इन्फेक्शन भी फिर हो सकता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स इसमें सुडोमोनास आता है लेकिन बहुत कम आता है, 1% से भी कम आता है, ठीक है, और वो तब आएगा क्योंकि अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो या अगर वो एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ करे तो तब सुडोमोनास के चांसेस होता है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम बात करें कि लेट सपोज बैक्टीरिया हमारे पास आइसोलेट करना है तो कौन सा कल्चर मीडिया हमने यूज़ करना है, ब्लड एगर, ये बहुत लाजमी मीडिया है क्योंकि इस मीडिया पर जो बैक्टीरिया हमने अभी जिक्र किया वो तमाम तरह बैक्टीरिया इस मीडिया पर ग्रो हो सकता है। न सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि इस मीडिया पर आपको हेमोलिसिस का पैटर्न का भी पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेकॉन की एगर, तो ये लैक्टोस और नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स मेकॉन की एगर पर सिर्फ स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो नहीं होगा, बाकी जितने भी बैक्टीरिया हमने पढ़ा इकोलाई, क्लेप्सिला और एंटेरोकोकस, सुडोमोनास ये ग्रो होगा, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स मिनिथोल सॉल्ट एगर है जो कि स्पेशली ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक सेलेक्टिव मीडिया है स्टेफ ऑरियस के लिए, ठीक है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स क्लेट एगर, अच्छा क्लेट एगर ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इस्तेमाल करने का वजह यह है चूँकि जो बैक्टीरिया हमने पढ़े वो चूँकि ज़्यादातर आपके पास यूरिनरी इन्फेक्शन को भी काज करते हैं तो इसलिए क्लेट एगर का भी यूज़ करना लाजमी है। EMB एक सेलेक्टिव मीडिया है फॉर इकोलाई, और इसके ठीक है। तो डियर व्यूअर्स ये थे आपके पास मोस्ट कॉमन मीडिया, तो इन मीडिया का आपने यूज़ करना होगा जिसके ज़रिए आपको बैक्टीरिया का भी पता चल जाएगा, और इस मीडिया पर आपके पास बैक्टीरिया जब ये CS का केस आता है एसिटिक फ्लूइड का तो फिर आपने इन मीडिया का लाजमी इस्तेमाल करना होगा। अब व्यूअर्स हम बात करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। तो
जो बायोकेमिकल टेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे तो लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई अननोन बैक्टीरिया ग्रो होता है तो सबसे पहले आपने तो ग्राम स्टेनिंग लाजमी करना है। ग्राम स्टेनिंग से आपको पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है। अगर लेट्स सपोज ग्राम नेगेटिव है तो आपने यूरिएस टेस्ट करना है, इंडोल टेस्ट करना है, टीएसआई टेस्ट करना है, ऑक्सीडेस, एपीआई और वोकास प्रिकर्सर। डियर व्यूअर्स, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो फिर आपने कैटेलेस टेस्ट करना है, कोगुलेस टेस्ट करना है और डीएनएस टेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा लेकिन ये 3 टेस्ट फिर आपने करने हैं। क्योंकि इसमें ग्राम नेगेटिव ग्रो होता है तो इसलिए मैंने ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव टेस्ट लिखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यूरियस से एंटेरोकोकस का पता चलता है, इंडोल से इकोलाई का पता चलता है, टीएसआई से तमाम तर ग्राम नेगेटिव रॉड्स का पता चलता है, ऑक्सीडेस से सुडोमोनास का पता चलता है, एपीआई टेस्टिंग ये भी ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए किया जाता है और वोकास प्रिकर्सर से आपके पास क्लेप्सिला का पता चल जाता है, ठीक है। इन तमाम तर बायोकेमिकल टेस्ट पर मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, तो बायोकेमिकल टेस्ट एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर इन टेस्ट के बारे में आप मालूमात ले सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब अगर ये टेस्ट आपने करना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको स्पिरिटनेम चाहिए जिसके ज़रिए आप अपना वायर लूप स्टरलाइज करेंगे और फिर आपने क्या करना होगा, उस वायर लूप के ज़रिए स्ट्रीकिंग करना है, ठीक है। कल्चर मीडिया जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो कल्चर मीडिया जो कि अभी मैंने जिक्र किया। एंटीबायोटिक प्रोफाइल डिस्क आपको चाहिए जिससे आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग मालूम करेंगे। इथेनॉल जिससे आप वर्किंग या जो टॉप एरिया होते हैं, बेंच होते हैं, वो साफ़ करेंगे बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग। वायर लूप चाहिए जिससे आप स्ट्रीकिंग करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको चाहिए जिसमें गॉगल, ग्लव्स, ओवरऑल, कैप, मास्क, जिससे आप ख़ुद को इन्फेक्शन से बचाओगे। इसके अलावा व्यूअर्स हमें चाहिए इंक्यूबेटर। LFH इंक्यूबेटर जो है वो आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिस पे बैक्टीरिया ग्रो होता है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया ग्रो होता है, ठीक है, मीडिया पर, तो ये नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा LFH चाहिए, ये आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आपको सिरिंज चाहिए जिससे आप एसिटिक फ्लूइड लेंगे 20 cc कम अज़ कम, और आपको ऑटोक्लेव चाहिए जिसके ज़रिए आप पेट्री डिशेस, ग्लासवेयर्स, मीडिया वगैरह आप ऑटोक्लेव करेंगे। अब प्रोसीजर देखते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कम से कम 20 cc आपने फ्लूइड सिरिंज में कलेक्ट करना होगा। फिर आपने जो है इस सिरिंज से एक ड्रॉप कल्चर मीडिया पर आपने डालना है जो अभी मैंने जिक्र किया, तमाम तर जो सिलेक्टिव मीडिया है, और फिर आपने स्ट्रीकिंग का प्रोसेस करना है, यानी आपने क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग आपने करना है, ठीक है। और SOPs का बहुत ख्याल रखना है, माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक का आपने यूज़ करना है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स आपने क्या करना है, जब आपने स्ट्रीकिंग कर लिया तो फिर आपने प्लेट को इन्वर्टेड पोजीशन पर 24 से 48 घंटे रखना होगा ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ आ जाए। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया फिर आपने उसको बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई करना होगा। उसके ऊपर आपने फिर बैक्टीरिया जैसे आपको पता चल गया, फिर उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ख़ास एंटीबायोटिक होते हैं, तो उन एंटीबायोटिक का फिर आपने बैक्टीरिया का लॉन बनाना होगा न्यूट्रन एगर पर या मेचे पर, और फिर उस पर आपने क्या करना होगा, एंटीबायोटिक डिस्प्लेस करोगे। इसके अलावा डियर व्यूअर्स फिर आपने क्या करना है, आपने प्लेट को इंक्यूबेट करना होगा 24 घंटों के लिए ताकि सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंट और इंटरमीडिएट का पता चल जाए, और फिर आपने रिपोर्ट देना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग की, तो कौन से एंटीबायोटिक ज़्यादातर CS में, एसिटिक फ्लूइड के CS में हम यूज़ करेंगे। अगर इकोलाई आता है तो आपने स्टेफ्ट्रोक्सोन, एमेकासिन, एमोक्सिलिन प्लस क्लेमिनेमिक एसिड जो कि आपके पास एक मेंटेन होता है, टिज़ोबैक्टम, सल्जोन, इमेपिनम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फास्फोमाइसिन, जेंटामाइसिन। अगर एंटेरोकोकस आता है तो फिर आपने एमोक्सिलिन, विनकोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लिंसुलेट और जेंटामाइसिन यूज़ करना है। अगर क्लेप्सिला आता है तो फिर आपने सेफ्ट्रोक्सोन, सिफोटेक्साइम, टिज़ोबैक्टम, सल्जोन, इमेपिनम, मेरोपिनम, सेफ्टाजामाइड और कोलिसिस्टीन का यूज़ करना है। सुडोमोनास बहुत कम आता है, अगर लेट सपोज आ भी गया तो फिर आपने टिज़ोबैक्टम, सल्जोन, इमेपिनम, मेरोपिनम, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, पोलीमेक्सिन बी, कोलिसिस्टीन, सेफ्टाजामाइड और जेंटामाइसिन का यूज़ करना है। अगर स्टेफ आरियस आते हैं तो फिर आपने लगाना है विनकोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, फ्यूसिडिक एसिड, क्लेरेथ्रोमाइसिन, लेंसोलेट, सिफॉक्साटिन, टेगिसाइक्लिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीसाइक्लिन, एमेकासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आपने लगाना है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस आता है तो फिर आपने लगाना है एमोक्सिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लेंसोलेट और विनकोमाइसिन आपने लगाना है। तो ये था आपके पास एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन। डियर व्यूअर्स, एसिटिक फ्लूइड जब कभी भी आप करेंगे तो उससे पहले आपने एसिटिक फ्लूइड RE भी करना है।
इससे आपके पास इन्फेक्शन का CS में थोड़ा वो हेल्पफुल साबित हो जाएगा। ठीक है, आपने एसिटिक फ्लूइड आ रही इंशाल्लाह ताला, फिर इस पर मैं एक अलहदा वीडियो लेक्चर तफसील से बयान करूँगा। आपने स्लाइड्स बनाना होगा ZN का, ग्राम स्टेन का, ठीक है, और फिर आपने फ्लूइड देखना है कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उससे भी आपको डायरेक्ट बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डियर व्यूअर्स, इसमें आपने प्रोटीन का टेस्ट लगाना होगा, आपने LDH और ग्लूकोज, इन टेस्ट से भी आपको पता चल जाएगा कि कोई इन्फेक्शन है या कोई मैलिग्नेंसी वगैरह, सब कुछ का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना होगा एसिटिक फ्लूइड फॉर RE जब एसिटिक फ्लूइड CS आप करेंगे। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, आपने क्या करना होगा, आपने सैंपल कलेक्ट करना होगा मोस्टली मॉर्निंग टाइम 20 cc। उसका वजह ये होता है कि मॉर्निंग टाइम पर इन्फेक्शन पीक पॉइंट पर होता है। जब कभी आप CS का टेस्ट करेंगे तो जो जिस एरिया पर आप करते हैं, टॉप एरिया पर, उस एरिया को आपने साफ़ करना होगा इथेनॉल से बिफोर एंड आफ्टर। फिर आपने क्या करना है, सैंपल जब आया लेबॉर्ट्री में, इसको 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपने प्रोसेस करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें ओवर ग्रोथ होगा या इसमें ग्रोथ भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना होगा ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, आपने क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करना होगा, प्रॉपर अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया का आपने इस्तेमाल करना होगा। इस क्वालिटी कंट्रोल से आपको आपके हैंडलिंग का पता चलता है। इसमें आपने सुडोमोनास लेना है जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ आपके पास आएगा, और एक आपने सिंपली आपने एक स्ट्रीकिंग करना है, नेगेटिव ग्रोथ आपने लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा, आपके टेस्ट का भी पता चल जाएगा कि आपने टेस्ट सही लगाया है या नहीं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट करना नहायत ज़रूरी है, जिससे आपको बैक्टीरिया का पता चल जाता है। अच्छा, जो एंटीबायोटिक आप यूज़ करेंगे तो CLSI गाइडलाइन के मुताबिक आपने यूज़ करना होगा, ये हर साल ये चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा डियर व्यूअर्स, आपने पेशेंट को गाइड करना होगा कि आपने एंटीबायोटिक के हफ्ते नहीं लेना, ताकि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से आपके पास आ जाए। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, आपने पेशेंट को, अगर व्यूअर्स लेट सपोज इसमें बैक्टीरिया फंजाई, वो बैक्टीरिया जो कि मैंने जिक्र किया, अगर उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया आता है तो फिर आपने इसको कंटेमिनेशन समझकर इग्नोर करना होगा। आपने पेशेंट का हिस्ट्री, एज, सेक्स ये लाजमी पूछना होगा, जिससे आपको CS करने में थोड़ी सी आसानी पैदा होगी। अब व्यूअर्स, हम बात करते हैं लिमिटेशन। तो गलतियाँ इसमें, सबसे पहले गलती तो ये होती है कि डियर व्यूअर, जब ये टेस्ट आप करते हो ना तो पेशेंट को तकलीफ़ होती है, क्योंकि इस दौरान पेशेंट के पेट में आप इंजेक्शन लगाते हो और उससे फ्लूइड लेते हो, तो पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है। इसमें बाज़ औक़ात एक ये गलती भी आती है, क्योंकि जब आप स्किन को लेट सपोज पायोडीन से साफ़ नहीं करते, जाहिर है जब आप सैंपल लोगे तो स्किन एरिया को आप साफ़ करोगे ताकि कोई कंटेमिनेशन आ जाए। तो स्किन को साफ़ ना करने की वजह से इसमें आपके पास नॉर्मल फ्लोरा आ जाता है, और फिर जब स्टेफ आरियस इसमें ग्रो होता है या कोई भी बैक्टीरिया इसमें ग्रो होता है, तो फिर वो एक फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट चला जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, बाज़ औक़ात पेशेंट जो है एंटीबायोटिक यूज़ करता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, उसको तकलीफ़ होती है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया सप्रेस होता है। तो जब ये CS का टेस्ट करता है ना, तो वो क्या होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया सप्रेस होता है, तो ग्रोथ नहीं आता, तो एक फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, CS का जो टेस्ट होता है वो तकरीबन 72 घंटे लेता है या 2 वीक्स भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं CS। ठीक है, तो ये थे आपके पास लिमिटेशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कर ले, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।